हेलो कॉन्फैक्ट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग की कहानी शुरू की थी। हमने आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट सीरीज़ आपके बीच में हम लेके आ रहे हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक, और उसके पीछे के छुपे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स या फैक्ट्स हैं वो सब कुछ हम आपके सामने लेके आएंगे। लास्ट क्लास में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको पूरी कहानी बताई थी कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस में जो है हम लोग उभरते गए, और एक दिन ऐसा आया जब हमारे हाथ में हमारे अपने खुद के संविधान सभा के अंदर अपना संविधान तैयार होके आया, और उसके बाद जो है उसी संविधान के माध्यम से आज पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 50 में लागू हुआ और ये 22 का दौर है, तो समझ सकते हैं कि आप 72 साल से लगातार जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को नियंत्रित करते हुए आ रहा है। मैंने आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी में मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा था कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी 28 दिसंबर 1885 से शुरू होती है, जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना होती है। और कांग्रेस की स्थापना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने पूरे इंडिया को जो है एक नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिस नेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है पूरा देश एक साथ जुड़ पाया। जितने भी रीजनली जो लोकल पार्टीज़ के लोकल लीडर्स थे जो नेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिला, और वहाँ से हमारी आज़ादी की लड़ाई और साथ में हमारे देश को आज़ाद करवाते के साथ साथ जो है एक संवैधानिक दर्जा देने की जो लड़ाई थी वो प्रारंभ हुई। 1885 से लेकर 1905 तक पहले दौर की लड़ाई थी हमारी अपनी आज़ादी की, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये जो है मॉडरेट्स का युग था, जहाँ पर प्रेयर, पेटिशंस और प्रपोजल्स के माध्यम से जो है हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। और उसके बाद 1905 से लेकर 15 तक, जहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल कभी तालमेल बना भी और कहीं कहीं तालमेल बिगड़ भी गया। तो ये दूसरा पार्ट था। और तीसरा पार्ट जब गांधी जी की एंट्री होती है उसके बाद 1915 के बाद गांधी जी ने डायरेक्शन प्रोवाइड किया, उसको हमारे सभी लीडर्स ने फॉलो किया, और साथ में जो है हम लोगों ने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो हमें देश आज़ाद करवाना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे क्या मिला वो सारी कहानी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। एक बार आप उसे जाके डिटेल में पढ़े, मैंने आपको कंप्लीट तरीके से बताया है। 1934 में सही मायने में हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की शुरुआत शुरू हुई, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट के पायनियर लीडर थे, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए जो है हम लोगों को सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करनी चाहिए। और उसके अगले ही वर्ष 1935 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे नेशनल एजेंडा के तौर पे शामिल कर लिया अपने सारे एजेंडास के अंदर, और उन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट के सामने अपने इस डिमांड को जो है सबसे सर्वप्रमुख उन्होंने इसको रखा कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। उसके बाद देखेंगे आपके 1937 के इलेक्शन के अंदर जो है कांग्रेस लगातार सड़कों पे उतरी रही, और सड़कों पे उन्होंने यही डिमांड रखा। उन्होंने वोट के जो रैलीज थी, वोट के लिए जो उन्होंने रैलीज की, उन सारी रैलीज में उन्होंने यही लोगों को भी बताया कि आप सब लोग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए नहीं, बल्कि आप जो है अपने संविधान सभा के लिए और अपने संविधान के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग जो है संविधान सभा को, हम उसकी डिमांड को, उसकी मांग को अंग्रेजी हुकूमत के आगे रख सके, इसलिए हमें वोट दें, हमें सपोर्ट दें। और 1937 में मैंने आपको बताया था कि लगभग 11 में से 9 प्रोविंसेस में जो है आपकी कांग्रेस की जो है बहुमत की सरकार बनी, और बाकी 2 में भी कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहा। साथ में अगर मैं बताऊं, उसके बाद 1937 से लेकर 1939 तक कांग्रेस ने ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, जिसकी वजह से राज्य जो है उनके ऊपर जो मतलब एक जो दबाव रहता था इंडिपेंडेंटली काम ना करने का, वो दबाव हट गया था और इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकते थे, जिससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि हम एक सही दिशा में वाकई लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें एडवांटेज मिल रहा है। पुलिस अब हमारे लिए काम कर रही है, अब हमारे लिए हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे ख्याल रखा जा रहा है, और इस तरह से जो है देश आगे बढ़ा। उसके बाद 1937 के बाद 1939 तक जो है लगातार चलता रहा काम। 1939 में दुनिया में जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होने की वजह से ब्रिटेन को जो है हमारी मदद की आवश्यकता थी। ब्रिटेन जानता था कि 1914 से लेकर 18 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो उसमें इंडिया की जो आर्मी थी, इंडिया की जो ब्रेव आर्मी थी, उसने ऑटोमन से लेकर और जर्मनी तक के फ्रंट पे जो है ब्रिटेन को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जिस सपोर्ट के माध्यम से वो वर्ल्ड वॉर 1 जीत पाया था। इसी वजह से ब्रिटेन चाहता था कि दोबारा से जो है इसको इंडिया का सपोर्ट मिले, इंडिया के सोल्जर्स का सपोर्ट मिले, और ये दोबारा से चाहता था कि डिमांड को कंप्लीट किया जाए। इसीलिए उन्होंने 1940 के अंदर जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली की जो डिमांड थी इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब तक हमारे लीडर्स ये बात जान चुके थे कि ब्रिटेन की क्या मंशा है, वो किस लिए हमारे सामने अब अपनी डिमांड्स, हमारी डिमांड्स को क्यों मानने के लिए तैयार है। हमने डोमिनेंट स्टेटस का ख्वाब छोड़ा, हमने डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड छोड़ी और हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात शुरू कर दी और हमने कहा कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप, क्योंकि ब्रिटेन ऐसा कह रहा था कि भारत हमारे साथ है वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, हमसे बिना पूछे उसने अनाउंस कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भारत के लीडर्स ने एक ही बात कही कि उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते हैं कि जो है जर्मनी और हिटलर के खिलाफ जो है हम लोग आपके साथ खड़े हो, हिटलर की अमानवीय व्यवहार की जो है हम आलोचना करें विश्व के पटल पे। लेकिन ये कैसे संभव था जब तक कि एक गुलाम देश एक आज़ाद मुल्क के साथ खड़े होकर ये बात कैसे कर सकता था दुनिया के आगे। यही सवाल हमारे लीडर्स ने ब्रिटेन के आगे रखा। उन्होंने कहा कि आप, मतलब ब्रिटेन को हमने कहा कि आप हमें आज़ादी दें, हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनेंगे, हम एक आज़ाद देश बनेंगे। हम जब एक आज़ाद देश बनेंगे तो हम ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे। और हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हिटलर जो यहूदियों के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है। साथ ही 1940 की इस डिमांड को हालांकि नहीं माना गया, अगस्त ऑफर ने इसे एक्सेप्ट करने से मना किया। उसके बाद 1946 में फाइनली जाकर कैबिनेट मिशन को भेजकर जो है ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को माना। इसके भी पीछे रीज़न ये था कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ तो यूएसए और प्लस यूएसएसआर, इन बड़े बड़े जो देश थे, इन देशों ने ब्रिटेन के ऊपर और फ्रांस के ऊपर और जितने भी जो कॉलोनीज थी इन देशों की, चाहे वो डेनमार्क की हो, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो फ्रांस की हो और चाहे वो पोर्तुगीज़ की हो या स्पेन की हो, उन सब पे दबाव बनाया गया कि आप जहाँ जहाँ पर भी अपनी कॉलोनी बनाकर बैठे हैं, आप उन कॉलोनी से अपने आप को वापस निकालिए, वहाँ से अपनी सेना को वापस निकालिए और दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक जो एक ट्रेड रूट है उसको क्लीन किया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर अब दोबारा इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल प्लस सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट हो। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि यूरोप पूरी तरीके से जो है इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद हो चुका था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन ब्रिटेन अपने आप को उभरता हुआ देख आने, हो सकता है कि 30, 40, 50 साल लग जाते उसे वो उभरता हुआ अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बहुत ही भारी नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान तो हुआ ही हुआ था, साथ में जो सोशली जो उनकी जो पॉपुलेशन में जो डिक्रीज़ हुआ था, जो उनके आपका जो जेंडर गैप जो उनके बीच में क्रिएट हो गया था, इन सब चीज़ों से उभरना बड़ा मुश्किल था। तो यूरोप इस बात को समझा और ऊपर से यूएसए ने अच्छा सपोर्ट दिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। यूएसएसआर एक अच्छी पावर के रूप में खड़ी थी, तो ऐसे में दबाव को मानना लाजमी था। यूएसएसआर का दबाव भले इतना ना माने, लेकिन यूएसए का दबाव, यूएसए की कही हुई बात को ब्रिटेन जरूर मान रहा था और उसने माना भी। 1946 में उन्होंने फाइनली इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन को भेजा और कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसके अंदर 3 लोगों का ये कैबिनेट था, जिसके अंदर लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और साथ में जो है क्रिप्स हुआ करते थे। स्ट्रिप क्रिप्स, आई थिंक क्रिप्स वही है जो शायद मेरे हिसाब से 1942 के अंदर अगस्त ऑफर लेके आए थे। देन उसके बाद अगर हम आगे बात करें, उसके बाद हमने देखा था कि 1946 में जब ये कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने कहा कि हम जो है इंडिया के अंदर जो है चुनाव करवाने के लिए तैयार है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम यूनाइटेड इंडिया के लिए आए हैं, हम यूनाइटेड इंडिया को देखना चाहते हैं और यूनाइटेड इंडिया के अंदर हम एक साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हम जो है इलेक्शन करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। फाइनली जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और इस इलेक्शन के अंदर टोटल जो है उस टाइम की जो पॉपुलेशन इंडिया की हुआ करती थी 39 करोड़ की हुआ करती थी अराउंड, और उसी 39 करोड़ के हिसाब से जो है हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है भेजा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इस हिसाब से टोटल जो है 389 सीट्स टोटल बने थे। इन 389 सीट्स के अंदर जो है बाइफरकेशन 2 पार्ट में किया गया था, जहां पर 296 सीट्स को एक जगह रखा गया था और 93 सीट्स को एक जगह रखा गया था। 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे और 296 जो सीट्स हुआ करते थे वो उसका भी बाइफरकेशन 2 पार्ट में हुआ था, जिसमें एक पार्ट 292 सीट्स उन 11 स्टेट्स के लिए था जिस पर ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, और बाकी जो 4 सीट थी वो कमिश्नरेट सिस्टम जहाँ पे लागू था, जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम ब्रिटेन ने लगा रखा था उस एरिया के बड़े होने की वजह से, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर एरिया होने की वजह से जो है, तो इन 4 कमिश्नरेट स्टेट के लिए 4 सीटें इनके लिए एलोकेट की गई थी। इस तरह से 389 सीट्स का बाइफरकेशन हुआ था। उसके बाद जो है इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स में मुस्लिम थे, सिख थे और उसके बाद जनरल कैटेगरी में सारे हिंदूज आते थे। उसके बाद इसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो सितंबर में हुआ था, आई थिंक सो, और सितंबर के अंदर जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उस रिजल्ट के अंदर जो है कांग्रेस को 208 सीट्स प्रोवाइड की गई थी, मतलब वो जीते थे, प्लस
प्लस मुस्लिम लीग इसके अंदर 73 सीट्स के साथ जो है सेकंड रनर अप रही थी, और उसके बाद अदर्स पार्टी ने 15 सीटें इसके अंदर जीती थी। मुस्लिम लीग को लग गया कि इतनी सीट से जो है हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व और वजूद बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम लीग ये सोच रहा था कि 150-200 सीट करीब वो ले आएंगे और साथ में अदर्स पार्टी के साथ अलायंस या आपका जो है कोलैबोरेशन करके सॉरी वो जो है हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहेंगे। जो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया और कांग्रेस जो है एक बड़े बहुमत के साथ जो है उभर कर सामने आई। कांग्रेस के इस बहुमती पारी के बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना को लग ही गया था कि नहीं, मेरा जो है मेरा जो सपना है, मतलब कि एक वर्चस्व देखना मुस्लिमों का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और उन्होंने अपने सेपरेट पाकिस्तान की जो मांग थी उसको और तेज़ कर दी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया उसको। वो इलेक्शन में, हालांकि इलेक्शन में भी ये बात कह ही रहे थे कि आप जो है आप मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं चुनने वाले हैं, बल्कि आप जो है आप अपने इस्लामिक देश पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे हैं, आप जो है मतलब हमारे लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए वोट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कर करके उन्होंने बड़गलाया था काफ़ी लोगों को, और फाइनली जो है उनका वो सपना पूरा, मतलब पॉलिटिकली तो नहीं हो पाया, लेकिन अब वही है कि वो जिद है, जिस जिद की वजह से ठीक है वो उस तरफ निकल गए और उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड शुरू कर दी। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो डिसाइड हुआ कि हमारी पहली मीटिंग जो होगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को होगी। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग डिसाइड की गई। पहली मीटिंग के अंदर सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर चुने गए नेता जो थे वो सारे के सारे पहुंचे, और उन सारे नेताओं ने जो है एक दूसरे को ग्रीट किया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, और इस तरह से जो है वो मीटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग के लीडर्स, मैंने आपको बताया था कि वो साइड बाय साइड निकलते जा रहे थे और उन्होंने किसी भी तरह का ग्रिड जो है किसी तरह से नहीं रखा, और देन दे उसके बाद जो है वो लेके रहेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, अल्लाहू अकबर, नारा तनवीर के नाम से जो है वो लोग नारा लगाते हुए निकल गए वहाँ से। उसके बाद जो बाकी जो बचे उन लोगों ने डिसाइड किया कि कोशिश इन्होंने भी की, लेकिन वो जानते थे कि अब मुस्लिम लीग की मंशा क्या है। देश तोड़ने की मंशा उनकी पहले से ही थी, फिर भी दोबारा भी कोशिश की कि भाई वो जुड़ जाए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शायद आ जाएंगे तो अपने जो उनके राइट्स हैं उनकी राइट्स की बात करेंगे, हम भी प्रोवाइड करेंगे। माइनॉरिटीज़ को कौन दबाने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान में। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात हमेशा की है। हम तो कहते हैं कि दुनिया हमारा परिवार है, हम दुनिया को परिवार की तरह देखते हैं, सबको हम अपने ही लोगों की तरह देखते हैं। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार करेंगे। मगर खैर डर का एक खेल होता है अपने आप में, ठीक है। एरिस्टोटल ने कहा था कि दुनिया को कन्विंस करने के 3 तरीके होते हैं, ईथोस, पेथोस और लोगोस। ईथोस मतलब अथॉरिटी दिखाकर, पेथोस जो है वो आपका आई विल से इमोशंस को दिखाकर, और लोगोस जो है वो लॉजिक के साथ। और जब ये 3 पैरामीटर्स कहीं सेट ना बैठे, लोग आपको अथॉरिटी से ना कन्विंस हो, आपके इमोशन से कंट्रोल मतलब जो है कन्विंस ना हो, या आपके जो है लॉजिक से अगर कन्विंस नहीं होते, तो चौथा जो है वो हिटलर का तरीका है, दैट इज़ डर दिखाकर आप कन्विंस करते हैं लोगों को कि पाकिस्तान, आप मुस्लिमों का हिंदुस्तान में कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, आप कहीं नहीं उठ पाएंगे। ये सब बातें दिखा के जो है एंड देन डरा के जो है उन्हें पाकिस्तान की तरफ मूव करने की कोशिश कर दी बाकी सारे मुस्लिम्स को लेकर। खैर उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि कोई सीनियर लीडर हमारे में से आए और चेयर करे इस मीटिंग को, जिससे कि हम सबको जो है एक संबोधन करना जरूरी था। तो इसलिए जो है जो सबसे सीनियर जो लीडर्स हुआ करते थे इन सब के बीच में, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। और उन्होंने जो है फाइनली टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर 9 दिसंबर 1946 को जो है मीटिंग को संबोधित किया, जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। और डिसाइड किया गया कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हम दोबारा मिलेंगे। 11 दिसंबर को तय किए गए समय पर दोबारा मिले सारे के सारे नेता। और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे उनकी जगह परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो है SC मुखर्जी को चुना गया। और उसके बाद जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पर जो है बंगाल नरसिंह राव BN राव को जो है चुना गया। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि बाकी जो कार्यवाही होगी वो 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर को होगी। 13 दिसंबर को फिर से मीटिंग होती है और 13 दिसंबर को जो है पंडित नेहरू जी अपने सीट से उठते हैं और वो एक प्रस्ताव रखते हैं संविधान सभा के सामने, जिसे कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा जाता है और इस रिजोल्यूशन के तहत जो है ये बात कही जाती है कि हम सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इसका क्या उद्देश्य है, हम आखिर किस कारण की वजह से यहाँ मौजूद हैं। तो वही सब बातें जो आपके संविधान के पहले पन्ने प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि हमारा देश क्या है, कैसा हो, हमारा देश आपका जो है डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो,
सॉवरेन हो, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस की बात करता हो, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करता हो, यूनिटी और आपका जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी खैर आपका बाद में ऐड ऑन हुआ, लेकिन यूनिटी की बात हुई, इंटीग्रिटी की बात हुई कि इस तरह का हम एक देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है यही बाद में जो है प्रिम्बल बनेगी हमारी, और ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया और कहा गया कि देखो मुस्लिम लीग ने हमारे साथ आज़ादी की लड़ाई में थी, हालांकि उनके कुछ अलग एम्बिशंस थे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ थी, तो हम उनका इंतजार करेंगे। और 22 जनवरी का दिन रखा गया कि 22 जनवरी तक अगर वो आ जाते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो है तारीख जो है उस पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। फाइनली 22 जनवरी 1947 मतलब 22 जनवरी 1947 को मीटिंग होती है, मगर मुस्लिम लीग नहीं आती है और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब एक्सेप्ट किया जाता है उसके बाद जो है आपका ये डिसाइड किया जाता है, मतलब डिसाइड इन द सेंस कि आप जो है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को सही मायने में फॉर्मली हम बनाना स्टार्ट करेंगे। दैट डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सही मायने में आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का मतलब प्रारंभ हुआ था यहाँ से बनना। उसके बाद क्या हुआ कि उसके अगले महीने ही एक जोरदार धमाका हो गया। धमाका ये हुआ कि आपके ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, और लेबर पार्टी हमेशा जो है एक, मैंने आपको पहले कहा था कि वो सिंपैथी रखती थी भारत के साथ, हमेशा भारत के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल द टाइम, बट याद थे कि रिपब्लिक पार्टी के मुकाबले आई विल से कि आपका जो है कहीं ना कहीं जो है लेबर पार्टी का भारत के प्रति जुड़ाव थोड़ा अच्छा था। आप क्रिप्स देखेंगे, क्रिप्स भी लेबर पार्टी के हैं, नेहरू जी के अच्छे दोस्त भी थे। इसी के तहत उन्होंने इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया था कि क्रिप्स को भेजेंगे हम अगस्त ऑफर लेकर तो शायद मान जाए, लेकिन हमारे देश के नेताओं के लिए देश पहले था, हमेशा प्राथमिकता रही है। और उसके बाद जो है फाइनली 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली एक अनाउंसमेंट करते हैं। उस अनाउंसमेंट में वो कहते हैं कि हम जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देंगे और 30 जून 1948 के बाद हम जो है वहाँ से अपनी सारी टीम, अपनी पूरी फोर्स को वहाँ से बुला लेंगे। हाँ, पहले तो हम लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, लेकिन जैसी आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई हम लोग डर गए। हमने कहा यार अजीब है, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, हिंदू मुस्लिम के राइट्स चल रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स का पता नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, और ऐसे में जो है आज़ादी, और आज़ादी लेना ही सिर्फ नहीं है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैंडल करना पड़ता है ना, हमारी आर्मी प्रिपेयर्ड है। सो दीज वर द सिचुएशंस वर देयर। और ऐसे में मतलब जो है आपका आज़ादी का मिलना वॉज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अस। पहले हम इस बात के लिए लड़ रहे थे कि आज़ादी मिले, अब जब मिली तो हम लोग इस बात की टेंशन में आ गए। खैर हमने कहा कि हम आज़ादी को पहले लेते हैं क्योंकि ब्रिटेन का पता नहीं है, ठीक है, तो हमने कहा कि पहले आज़ादी को कंसोलिडेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 15 अगस्त 1947 को जो है हम लोग आज़ादी के कंसोलिडेशन में लग गए। आज़ादी लेकिन बीच में एक इंसिडेंट और हुआ। लास्ट जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक रहे, ऐसा कहते हैं तो मुझे भी कहना पड़ रहा है, ठीक है, मगर रियलिटी जो है थोड़ी सी अलग है। रियलिटी यही है कि लॉर्ड माउंटबेटन को पहले से समझा के भेजा गया था कि आपको यही करना है, ठीक है, आपको इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट दो देश बनाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ यूएसए और यूके के कुछ अपने खुद कुछ पर्सनल बेनिफिट्स थे जो उनको लेने थे, उनको ऑयल्स और डीजल्स निकालने थे, गैस निकालना था पाकिस्तान के थ्रू जो है, तो दैट्स वाई दैट लोकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक दो देश बने और हमेशा जो है इनके बीच में एक डिस्प्यूट का रीज़न रहे। हम लोगों ने ये सोचकर एक्सेप्ट करने की बाद में ठान ली कि यार शरीर के एक अंग में अगर जहर फैल जाए तो बेहतर है उस अंग को काट के अलग कर दो, वरना पूरे शरीर का हिस्सा बन जाता है वो। तो हम इस बात पे डिसाइडेड हो गए। 3 जून 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने कह ही दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है दो देश बनेंगे। और आपके आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ रैडक्लिफ, सिरियल रैडक्लिफ, ये उस टाइम थे आपके जो हैं जिन्होंने डिलिमिटेशन का काम किया था, परिसीमन का काम किया था, सारे थानों को पकड़ के जोड़ दिया और बोला कि ये पाकिस्तान, ये इधर पाकिस्तान, ऐसे करके दो साइड में उन्होंने पाकिस्तान बना दिए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और पाकिस्तान और दोनों को कहा गया कि दोनों को इंडिपेंडेंस हम एक साथ देंगे। 14 अगस्त की शाम को मिलेगा पाकिस्तान को और 15 अगस्त की सुबह को मिलेगा हिंदुस्तान को। ये डिसाइड किया गया था और ऐसा ही हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी से पहले क्या था कि हमें आज़ादी के लिए नेशनल फ्लैग तो
फहराना था ना, तो फ्लैग चाहिए था हमें। फ्लैग के लिए पिंगली वेंकैया उस टाइम पे एक डिज़ाइनर हुआ करती जो फ्लैग बनाती थी, उन्होंने ही इंडिया का फ्लैग जो है डिज़ाइन किया था। हमने उसको एज अ नेशनल फ्लैग जो है एक्सेप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोगों ने जो है 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोगों ने आज़ादी को मनाया। और उसके बाद जो है आपका उसके 2 हफ्ते बाद आपका 29 अगस्त 1947 को फाइनली जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया हमने। और ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से जो है कह सकते हैं आपकी फाइनली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सिलेक्ट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बहुत से लोग असहमत थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनको आने ना देना चाहने के लिए। हाल तो ऐसा होगा कि बॉम्बे के अंदर जब इन्होंने इलेक्शन में फाइट किया तो पूरे के पूरे बॉम्बे के अपोजिशन के जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे लीडर्स एक साथ लग गए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अंदर नहीं आने देंगे। और ऐसा ही किया उन लोगों ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सब के सब लीडर्स ने मिलकर जो है कहा कि कोई भी आ जाए लेकिन ये नहीं आना चाहिए। और यही हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ इलेक्शन की सीट हार गए। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑफर किया कि आप हमारी साइड आइए और मुस्लिम लीग की तरफ से लड़िए। तो अम्बेडकर को लगा कि जब नहीं आ रहे ये लोग, साथ नहीं आने दे रहे हैं, तो मैं कहीं और से आ जाऊं। और मुस्लिम लीग से ही डिसाइडेड कि हाँ ठीक है। लेकिन जब मुस्लिम लीग से लड़े, जब मुस्लिम लीग से ये इलेक्शन में फाइट करे, जब इन्होंने फाइट किया तो मुस्लिम लीग बाद में पाकिस्तान बन गया। आई मीन ईस्टर्न जो बंगाल से इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया तो वो ईस्टर्न बंगाल जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया। उनकी सीट वहाँ भी खाली हो गई, वो वहाँ से भी नहीं पहुँच पाए। बाद में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उस टाइम के प्रधानमंत्री कहे जाते थे, पहले प्रधानमंत्री होते थे स्टेट्स के अंदर, तो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री बताते हैं बाल गंगाधर खैर ने अपनी सीट कुर्बान कर दी थी इनके लिए। उन्होंने कहा कि बी आर अम्बेडकर अंदर जाएगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन बाद में इन्हीं के थे एक जयकर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, जयकर समथिंग नाम था उनका, आप गूगल कर लेना एक बार, मुकुंद राव समथिंग जयकर समथिंग कुछ नाम था, पूना पैक्ट में भी साथ थे। उन्होंने फाइनली जो है ये कहा कि ठीक है यार तुम एक काम करो, मेरे सीट से जाओ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा इंसान अंदर जाए। नेहरू जी ने कह दिया कि बहुत से लोग जो हैं वो अम्बेडकर को अंदर पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या किया जाए। गांधी जी से बोला, गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर पूरे भारत में, मतलब नेहरू, पूरे भारत में अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा इंसान अगर तुम्हें दूसरा मिल जाए, जो कानून में इतनी अच्छी समझ रखता हो, जो इतनी अच्छी पकड़ जिस इंसान की हो, अगर ऐसा कोई दूसरा इंसान तुम्हें मिल जाए तो मुझसे 15 दिन का समय लो और उसे ढूंढ के लेके आओ। जो तुम्हें मिल गया तो हम अम्बेडकर को समझा लेंगे कि ठीक है तुम मत जाओ। नेहरू जी 15 दिन क्या 1 महीने तो लगे रहे, उनको कोई इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मिला। ये टी शर्टों पे जय भीम लिखवा कर घूमने वाले, ये कार पे लिखवा कर घूमने वाले, इनसे कभी पूछो कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हो, कभी पता भी है अम्बेडकर की कितनी डिग्रियां थी, अम्बेडकर ने कहाँ कहाँ से स्टडी की थी और कितनी स्टडी की थी। ये जय भीम के नारे बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उनके नाम की मूर्ति बना रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी पूरी खपा दी ये कहकर कि ये सब पाखंड है, ये मूर्ति पूजा पाखंड है, और ये उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। बाकी धर्म के लोगों ने गीता पकड़ा दी, कुरान पकड़ा दिया कि जाओ पढ़ो। इनके लोग गए, जा रहे थे, बोल रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बोला जी गीता पढ़ने जा रहे हैं, कुरान पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है इधर लाओ यार तुम। केमिस्ट्री की किताब पकड़ाई, फिजिक्स की किताबें पकड़ाई और कहा कि इसे पढ़ो जाकर। एक इंसान, एक सिंगल इंसान ने जो है दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को जो है मुख्य धारा में लाके खड़ा कर दिया। एक इंसान, उनके मनोबल के पीछे बहुत लोगों का हाथ होगा, लेकिन आप सोचिए, मतलब मैं गारंटेड इस बात को कभी फील कर सकता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ज़िंदगी में उनकी मानसिकता, उनके मस्तिष्क में सिवाय अपने लक्ष्य के कुछ नहीं होगा। यहाँ अगर मैं 4 बातें आप लोगों को कह दूँ, 4 छोड़ो, 1 बात अगर मैं कोई बात कह दूँ और आपको बुरी लग जाए तो आप लोग कभी शक्ल भी नहीं देखोगे मेरी। आप मेरे को कोई एक बात कह दो, मेरे को बुरी लग जाए, हो सकता है मैं ना देख पाऊँ।
उस इंसान को साल के 365 दिन ह्यूमिलिएट किया जाता था या उनको पीड़ित मतलब उनके साथ शोषण होता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्लास में जाके बैठ जाते थे कि नहीं नहीं यार मुझे पढ़ना है। क्यों? आपको एक दिन 1 मिनट बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वो 365 दिन बेइज्जती खाने के लिए क्यों तैयार है? कभी कभी स्कूल में पानी ऊपर से पिलाया जाता था, कभी कभी वो पानी पिलाने वाला बीमार है, घर पे है, वो आ नहीं पा रहा, तो 3 दिन तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी इनके लिए स्कूल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेट दबा के प्यासे और पढ़ाई कर रहे। क्यों? ऐसा क्या? अम्बेडकर एक बार अपनी माँ से सवाल पूछते हैं बचपन में, वो कहते हैं कि माँ या हम लोगों को अपने साथ बैठने क्यों नहीं देते, या हमें अपने साथ चलने क्यों नहीं देते, या हमें पानी क्यों नहीं पीने देते अपने कुएं से? तो माँ कहती है कि इनकी एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि ये लोग बड़े हैं और हम छोटे हैं। मेरा नाम रजनीश ठाकुर है। कुछ गलतियां हो जाती है कुछ वर्गों से, सच्चाई को स्वीकार करना आवश्यक है। तो कहते हैं कि इनकी एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि ये बड़े हैं हम छोटे हैं। कह रहे वो बड़े हैं हम छोटे हैं कैसे? उनके भी तो 2 हाथ हैं, हमारे भी तो 2 हाथ हैं, वो भी तो सांसें लेते हैं, हम भी तो सांसें लेते हैं, वो भी तो मेहनत करते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं, फिर ये बराबरी क्यों नहीं है माँ? मैं लेके आऊंगा ऐसी बराबरी, मैं लिखूंगा ऐसी किताब जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं करेगा, सबको एक समान एक मुख्य धारा में खड़ा करेगा। मैं ऐसी किताब लिखूंगा। तू लिखेगा ऐसी किताब? ऐसी किताब लिखने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लिखा जाता है ऐसी किताब। मैं लिखूंगा माँ, मैं करूंगा मेहनत, मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा, मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा। तो माँ से एक वादा किया कि हाँ मैं किताब लिखूंगा। उस वादे के चक्कर में जो है वो इंसान भूखे पेट प्यासे पेट जो है अपने काम पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो काम करता जा रहा है। इतनी बेइज्जती हो रही है, रोज़ बेइज्जती हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका लक्ष्य बड़ा है, कि वो जानते हैं कि उनका लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ है, इग्नोर कीजिए आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को। आप लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? सिविल सर्विसेज। यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट ऑफ दिस नेशन। एंड आई एम टेलिंग यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की ज़रूरत है देश को। आपकी ज़रूरत है, जो आप लोग देख रहे हो, आपकी ज़रूरत है। कोई दूसरा नहीं बदलेगा इस देश को, आप ही बदलेंगे। कोई दूसरा इस देश को विश्व गुरु नहीं बनाएगा, आप ही बनाएंगे। आप आंख बंद करके बस सोचे, आप ही हैं वो, और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ये आपको भी नहीं पता। हनुमान जी को भी नहीं पता था, मुझ जैसे किसी जामवंत ने बताया था। समझ रहे हैं? आप ही हैं वो। इन्हीं सब काबिलियत की वजह से जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, एंड ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947। उसके बाद फिर आगे की कहानी आगे चलती है। तो 29 अगस्त 1947 के बाद से जो है अब जो है ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की शुरुआत हो गई। 26 नवंबर 1949 के अंदर जाकर जो है फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 के अंदर जो है 26 जनवरी 1950 को जो है जाकर लागू हुआ। इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो आपका जो है हमने लगभग कह सकते हैं कि 13 कमेटियों के
साथ जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जिसमें 8 बड़ी कमेटी है और 5 सब कमेटीज में आती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद जो है साथ में हमने 11 सेशंस टोटल लिए, जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद जो है हमने कम से कम 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने कम से कम एनालाइज किया था और 64 लाख रुपये का एक्सपेंस आया था। खातूबी का काम जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया और इसके ऊपर पेंटिंग जो है वो शांति निकेतन के श्री नंदलाल बोस ने किया था। उसके बाद जो है आप अगर हम इसके बाद आगे जाए तो 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था, इसकी कहानी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी कि कराची अधिवेशन का एंगल है इसके अंदर जो है आपका 1929 का। उसके बाद जो है अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 24 जनवरी मतलब लागू करने से पहले क्या है कि रिपब्लिक डे किसके सामने सेलिब्रेट होता है, प्रेसिडेंट के सामने सेलिब्रेट होता है, तो इसलिए हमें प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो 24 जनवरी जो है आपका 1950 का दिन जो है, उस दिन प्रेसिडेंट हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, मतलब चुना भी जाता है। दैट इज़ आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं प्रोफेसर के डी शाह को हराकर। साथ ही जो है 24 जनवरी 1950 को जो है हमने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट किया। नेशनल एंथम को लिखने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, मैंने आपको बताया था। और साथ में जो है इसको सबसे पहले उन्होंने सुनाया था 1911 में कोलकाता के एक सेशन के अंदर, जब कोलकाता से दिल्ली जो है आपका कैपिटल ट्रांसफ़र हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि जो है मौजूदा बांग्लादेश का भी जो है नेशनल एंथम तैयार किया हुआ है, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो है नेशनल सॉन्ग जो सुना, अच्छा इसको नेशनल एंथम को पहली बार जो रविंद्रनाथ टैगोर ने छापा था वो आपका तत्वबोधिनी पत्रिका के अंदर छापा था, ये भी मैंने आपको बताया था। साथ में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग को लिखा था और 1896 के अंदर कोलकाता के एक सेशन में सुनाया था, सेम अधिवेशन, मतलब दोनों की जगह कोलकाता ही है, कोलकाता के अधिवेशन में से सुनाया था। और उसके बाद जो है इसको आनंद मठ नाम की एक पत्रिका के अंदर से छापा था। बाद में इसे हमने नेशनल सॉन्ग के तौर पर जो है 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया। 25 जनवरी को जो है हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया, इसलिए हमारे यहाँ पे इलेक्टोरल डे जो है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, जैसा कि आपको पता ही है। और 28 जनवरी को जो है हमने क्या है, हमने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कई सारे क्रिटिसिज्म भी है। जैसे एक क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कैसे, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि हमारी इच्छाओं और हमारे मन के जो सवाल हैं उसको प्रस्तुत करने वाला कोई इंसान जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं था, ऐसा कहना ये ऐसा नहीं। मेरे को लगता है कि ये बहुत बेबुनियाद बात थी, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो लोग गए थे, जो उस वक्त के जितने भी नेता थे, हमसे और आपसे बहुत बेहतर तरीके से जो है देश को समझते थे, जानते थे, देश की इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं को समझते थे। तो ऐसा कहना कि उन लोगों के अंदर जो है समझ नहीं थी लोगों के मन की भावनाओं के प्रति, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता और बहुत से लोगों ने नहीं माना था। तो ये क्रिटिसिज्म कोई रेलिवेंट नहीं था। दूसरा ये कहा गया कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। सॉवरेन बॉडी की बात इससे बड़ी क्या होगी कि हमने अपने प्रिम्बल में सबसे पहले यही लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने शुरुआत में यही लिखा था। तो सॉवरेन तो हमने पहले लिखा, संप्रभु हमारा देश है। और ब्रिटेन से हमने कॉमनवेल्थ साइन किया था 1948 में। हमने साफ कहा था कि हम पे कोई दबाव नहीं रहेगा। ब्रिटेन ने इसे एक्सेप्ट करके हमसे जो ये बात कहा था कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आप पे कोई दबाव नहीं रहेगा। कॉमनवेल्थ का तो नॉर्मल मतलब ये हो गया कि सारे के सारे जो ब्रिटेन के जिन देशों के साथ जो है, जिन देशों में उनकी कॉलोनी थी, उन सारे देशों का एक संगठन, और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, बाकी ब्रिटेन ने कभी हम पे दबाव नहीं बनाया। अभी हाल ही में देखेंगे आप, बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता थी, उनने कहा कि भारत ने जो है आज़ादी भी पूरी नहीं ली है। हाँ, कांग्रेस ने आज़ादी पूरी नहीं ली थी, 99 साल के लीज पे ली थी। अगर 99 साल के लीज पे ली थी तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं कि 100 साल बाद जाके भारत ऐसा होगा और वैसा होगा? तो इट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा उठकर जो है यहाँ आना चाहिए। यहाँ क्लास अच्छी हो रही है, आप आइए और लीजिए और समझिए पूरे फैक्ट्स को। उसके बाद जो है आपका उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसमें एक बात ये कहेगी कि भाई ये जो बॉडी है, ये मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। अब ये भी कोई समझ से परे वाली बात थी। आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, 1972 में बना है, 25 साल लग गए उन्हें। आप श्रीलंका का देखिए, 1970s के बाद बना उनका भी। आप दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों का एग्जाम्पल उठा सकते हैं जिन देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बड़े लंबे लंबे समय लग गए। अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं पा रहा। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई बना के उठ रहा है, इतने में मिलिट्री कब्जा हो जा रहा है।
तो इंडिया ने तो बहुत सही टाइम पे बनाया था, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमने यूनियन और स्टेट का दोनों का एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अमेरिका का जो है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और यूनियन का अलग है, इसीलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल में बन गया था। उनका भी 2 साल लगा था, जो कि यूनियन का बना रहे हैं। 1987 मेरे हिसाब से 1983 में उनको आज़ादी मिली, और 1985 के अंदर शायद उनकी कमेटी बैठी थी, 87 में जाके कंप्लीट हुआ उनका, 89 में लागू किया उन लोगों ने। इतना लंबा समय लिया उन लोगों ने। तो हम तो फिर भी, तो हमने तो बहुत कम समय में हमने ये वाला काम किया, प्लस यूनियन स्टेट और इतना बाइफर्केशन। आप देखिए भारत, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग तरह की भाषा, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज, संस्कृति, त्यौहार ये सब पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है अलग अलग धर्मों के लोगों को सेटिस्फाई करना। आप याद कीजिए विंस्टन चर्चिल की क्या स्टेटमेंट हुआ करती थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेने दो अम्बेडकर को आज़ादी, नहीं कर पाएगा इंडिया के लोगों को संतुष्ट, नहीं कर पाएगा सेटिस्फाई। इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, इतनी भाषाएं, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज के लोग हैं। मैं अभी यही बात तो कह रहा था कि अम्बेडकर ने ऐसी किताब लिखी कि माशरे के हर एक शख्स को इसके अंदर जो है तरजीह दी, सबको जगह दी, और ऐसा संविधान बनाया जिसको विंस्टन चर्चिल कह रहा था कि नहीं टिक पाएगा। देखो आज ही संविधान के दम पे हम सब चल रहे हैं ना, और आने वाले 100 साल तक चल सकता है ये संविधान, बशर्ते रिसोर्सेज और इन सब चीज़ों में अगर चेंजेस ना आए तो यू कैन फाइंड आउट कि मतलब वो जो है कितना कारगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और आप कह रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग है। साथ में कहा गया कि लॉयर्स और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है। ये कोई बात होती है भाई? लॉयर्स पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पर भी दुनिया के अंदर जो है आपका आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, सब जगह रिवॉल्यूशन हुआ। हमारे यहाँ पे आंदोलन है, क्यों? अब अमेरिका के अंदर देखेंगे 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, 1798 के अंदर आयरिश रिवॉल्यूशन हुआ, 1668 के अंदर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन के अंदर, 1789 के अंदर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1806 के अंदर आप देखेंगे कि जो है स्पेनिश रिवॉल्यूशन हुआ, नेशनलिज्म का जो टैग लगा। 1830 के अंदर आप देखेंगे लैटिन अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ, 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, 1912 के अंदर चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हुआ? इंडियन नेशनल मूवमेंट, आंदोलन होता है कलम के दर पे। आंदोलन जो है हमेशा कलम के दम पे किया जाता है, और क्रांतियाँ होती है तलवार और हथियार के दम पे। तो हमने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, हमने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कलम का इस्तेमाल किया। और कलम की ताकत से जो है, तभी तो हमारे देश में ये डायलॉग फेमस है ना कि कलम में बहुत ताकत होती है। हमने कलम के दम पे अंग्रेजी हुकूमत को जो है नीचे गिराया था। हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सारे पढ़े लिखे लोग थे, अरविंदो घोष से लेकर जो है, और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, जो इन्होंने अंग्रेजों की अंग्रेजी में गलती निकाल दी थी, वो हमारी हिंदी में नहीं निकाल पाए। तो आप समझिए कि कैसे लोगों ने जो है क्या कहते हैं इसके अंदर काम किया था। आप कह रहे हैं लॉयर से पॉलिटिशियन से नुकसान होता है। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ रखने वाले लोग अंदर बैठे हुए थे, तभी इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए थे, आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टडी करके आए हुए थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। मामूली चीज़ नहीं होती। आपके जो है कैम्ब्रिज और आपका जो है ब्रिटेन के अंदर लंदन यूनिवर्सिटी से जो है आपके पढ़ के आए आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस, उसमें PhD की उन्होंने। LLB, आपने LLB सुना होगा, LLM सुना होगा, LLD करके बैठे हुए थे, CMS करके बैठे हुए थे। आप क्या क्या लेंगे, बहुत सारी, मतलब 40 तरह की क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज ऑब्टेन करके बैठे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हम पढ़े लिखे लोग थे अंदर, इसी वजह से इतना बेहतर बना था। ठीक है, हम पे ये आरोप लगा कि हमने कॉपी किया है दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को। अरे क्या कॉपी किया भाई? हमने रैंसैक किया है। रैंसैक समझते हैं क्या? अच्छी चीज़ों को हमने उठाया है, और अच्छी चीज़ों पे किसी की बपोती नहीं होती। अच्छी चीज़ें, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और अपने टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ, तो ये मेरा कोई सिर्फ मेरा इंडिविजुअल राइट नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। आप में कुछ अच्छी आदतें तो क्या वो आप ही कर सकते हैं? मैं भी कर सकता हूँ। इट्स अ रैंसेकिंग, इट्स नॉट अ कॉपिंग। गेटिंग द पॉइंट? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यही कहा था कॉलेज में। एक बार उनसे सवाल पूछा कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1935 के अंदर से जो है 65% का जो है 65% के अराउंड जो है प्रोविजन को निकाल लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी नहीं किया भाई, रैंसैक। अंडरस्टैंड? रैंसैक। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर हमने क्या देखा था कि आपका जो है व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ, उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म में हमने देखा कि हमने कहा कि भाई जो है लॉयर्स पॉलिटिशियन डोमिनेटेड के बाद ये कहा हिंदूज डोमिनेटेड है। कोई सेंस वाली बात है? अब जब इंडिया के अंदर रहते हिंदू हैं,
अब मेजॉरिटी हिंदू है तो हिंदूज नहीं होंगे तो कौन होगा? जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान का नारा लगाते हुए चले तो गए सरहद पार। अब जब सब बच्चे ही हिंदू हैं तो रहेंगे कौन ज़्यादा? हिंदू ही रहेंगे। फिर कह रहे कांग्रेस डोमिनेटेड है। अरे यार, जब बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। अभी कभी ये सुनने को मिलता है कि पूरे पूरे लोकसभा के अंदर से बीजेपी है। अरे भाई, जब जीती ही बीजेपी की पार्टी है तो बैठेगा कौन? समाजवादी वाले बैठेंगे क्या? या आपका टीएमसी वाले बिठा दोगे? तो जीता है उसी को बिठाओगे ना अंदर। सुन वाली बात। तो क्रिटिसिज्म के ये रेलिवेंट पॉइंट थे सारे के सारे। उसके बाद हम लोगों ने जो है कमिटीज़ बनाई। हमने 13 कमेटी बनाई। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने आपको बता दी थी, जिसके चेयरमैन खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। मैंने अभी किस्सा सुनाया उनका मैंने। इनके अंदर 7 लोग, और 7 के साथों एक से एक लोग। गोपाल स्वामी अय्यनगर वॉज अ जीनियस मैन फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर 3-4 पर्सनैलिटी हैं, दूसरे पर्सनैलिटी और आ गए। अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 2 लोग, और एक सी राजगोपालचारी। तीनों चारों लोग बड़े प्रोमिनेंट लोग थे। और भी बहुत सारे लोग हैं, सेमुगम चेट्टी हो गए और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं बताऊंगा अभी। जॉन मैथाई हो गए एंड ऑल। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आपका जो है डॉक्टर के एम मुंशी, ये आर्टिकल 326 जो है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, ऐसा कहता है कि ये इनका ही प्रस्ताव था। जो राइट टू वोट है आपका, जो वोट देते हैं हम लोग, डॉक्टर के एम मुंशी। उसके बाद आपका सैयद आपका जो है मोहम्मद सदाउल्लाह, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ अ टाइम। उसके बाद आपका जो है बी एल मित्तल, डी पी खेतान, लेकिन बी एल मित्तल की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी तो इनकी जगह पे एन माधवराव को लिया गया। और डी पी खेतान जो है 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी जगह पे जो है टी टी कृष्णमाचारी को एड ऑन किया गया। 7 लोगों की ये टीम बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। उसके अलावा हम देखेंगे अगर यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये 3 कमेटी डॉक्टर आई विल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखी, क्योंकि यूनियन के अंदर इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। दूसरा अगर हम उसके अलावा देखेंगे प्रोविंशियल जो है कमेटी, वो आपका सरदार पटेल जी के हाथ में थी, क्योंकि प्रोविंस कहा ही जाता है कि सारे के सारे स्टेट्स को इन्होंने जोड़ा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रोविंशियल कमेटी के बाद रूल ऑफ लॉ एंड स्टीयरिंग कमेटी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। इस तरह से 8 कमेटी थी। उसका 5 सब कमेटी में एक सब कमेटी थी माइनॉरिटीज़ की, जो एस सी मुखर्जी के पास थी। फंडामेंटल राइट्स की कमेटी जो थी आपकी, दैट इज़ आई विल से आपका जे बी कृपलानी। अच्छा, मैं एक एडवाइजरी कमेटी भूल गया बड़े में बताना। एडवाइजरी कमेटी जो नेशनल फ्लैग के ऊपर और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और आपका ट्राइबल अफेयर्स प्लस माइनॉरिटीज़ के ऊपर एडवाइस करती थी, वो सरदार पटेल जी के हाथ में थी। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी सब कमेटी जो थी वो नॉर्थ ईस्ट और आसाम के एरिया के लिए थी। कुछ एरिया आसाम के और बाकी नॉर्थ ईस्ट का इलाका, उसके लिए थे गोपीनाथ बरदलोई, नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े लीडर्स थे। उसका ए बी ठाकर, ये भी आपके जो है बाकी जो आसाम के एरिया बचे हुए थे उसके लिए। और 5वीं कमेटी मिसलेनियस आइटम्स के लिए थी, कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे। 13 कमेटियों की लिस्ट थी। उसके बाद हमने सोर्स देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने कही दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर लगभग 65% से लेकर 70% का जो कंटेंट हमने वहीं से उठाया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया। यूएसए से हमने जो है जुडिशल सिस्टम हमारा लगभग उन्हीं से है। साथ में फंडामेंटल राइट्स जो हम सबको मिले हुए हैं, वो सारा का सारा हमने यूएस से लिया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन हुआ है, इसी मेथड है वो हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हमने हाल ही में जो है राज्यसभा के अंदर देखे कितने सारे मेंबर्स गए। इमरान प्रतापगढ़ी गए, हरभजन सिंह गए, राघव चड्ढा गए, बहुत सारे लोग हैं। और मैं कितनों का नाम लूँ जो अभी नज़रों के सामने थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके अलावा वी विल फाइंड आउट कि हमने इसके अलावा जो है देखा आपका जर्मनी से हमने वही लिया जो जर्मनी ने दुनिया भर में किया, आपातकाल। हमने आपातकाल उससे उठाया, इमरजेंसी हमने जर्मनी से उठाया। उसके बाद अगर देखेंगे आप जो है रशिया से हमने जो है आपका आई विल से डीपीएसपी भी लिया था, हमने ध्यान रखेंगे आयरलैंड से। उसके बाद हमने रशिया से हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए, दैट इज़ उसने जापान से लिया था लेकिन हमने उससे लिया। साउथ अफ्रीका से हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कैसे होता है वो हमने आर्टिकल 368 उन्हीं से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट उठाया। इन सारे देशों से, मतलब दुनिया भर के देशों में जो बेस्ट चीज़ें थी हमने उसको उठाया, क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर हम बात करें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम देखेंगे आगे क्या क्या था। कैबिनेट, फ्री कैबिनेट जो पहली बनी थी, तो पहली कैबिनेट जो हमारी थी फ्री कैबिनेट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया था। दरअसल क्या था कि कई लोग कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जो है आपके, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, सरदार पटेल होते, तो आज
क्या ही होता। ये बात सच है कि इंडिया के अंदर जो है स्थायी चुनाव जो हुए थे वो 1951 और 52 से प्रारंभ हुए थे, और 15 अक्टूबर को शायद जो है मेरे हिसाब से 15 अक्टूबर या नवंबर में जो है 1950 में डेथ हो जाती है आपकी सरदार पटेल जी की। तो ये बात तो सही है कि सरदार पटेल नहीं बनते, लेकिन हाँ उससे पहले जो 1947 में जो पहली फ्री कैबिनेट बनी थी, फ्री इंडिया की जो कैबिनेट बनी थी, उसमें सरदार पटेल की डिमांड थी। 15 में से 12 जो प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी थी उसने ये कहा था कि हम सरदार पटेल को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन नेहरू जी ने साफ साफ कह दिया गांधी जी से कि नहीं बनूंगा तो प्रधानमंत्री, वरना फिर देख लेना। और गांधी जी को पता था कि देश नाजुक स्थिति में है। अभी इस समय में अगर नेहरू हमारे हाथ से चले जाता है, जिसको फॉरेन की इतनी अच्छी समझ है, प्लस लोकप्रिय नेता है ही है, और उनके भी कुछ अपने विजन्स थे देश को लेकर, तो वो चाहते थे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ही उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो इस चक्कर में जो है सरदार पटेल जी को गांधी जी ने कन्विंस किया कि पटेल समझदार हो यार, तुम आ जाओ पीछे आ जाओ। और पटेल जी ने हंसते हंसते लग गए रास्ते वाला काम फाइनली शुरू किया। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि अगर आप कहते कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन होते, तो मैं कहता कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस होते। लेकिन अब मेरे कहने से तो नहीं होने वाला ना। मैं कहता सुभाष चंद्र बोस एक ब्यूरोक्रेट थे, एक डिप्लोमेट थे, और डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट को सब पता रहता है, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जानता है वो, सब कुछ उसने पहले ही पढ़ रखा होता है, वो अच्छा काम कर सकता है इसके अंदर। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यही रहा कि डिप्लोमेट्स हमेशा लेजिस्लेचर के नीचे काम करते रहे। आप लोगों का वक्त आ गया, आप आगे काम करें। पहले आप जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए काम करें, एंड देन उसके बाद जो है 10 साल 20 साल काम करने के बाद आप लोग घुस जाए अंदर से, ठीक है ना। डाउन फिल्टर नहीं, अप फिल्टर, नीचे से कोई ऊपर जाएगा तो काम होगा। चलिए, घड़ी की वजह से हाथ में प्रॉब्लम हो गई है। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं ये कह रहा था कि आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू फाइनली देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद जो है आपका फ़ॉरेन की भी अच्छी जानकारी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो मैंने कहा था कि फ़ॉरेन मिनिस्ट्री भी इनके हाथ में आई। साथ में जो है साइंस और साइंटिफिक रिसर्च और जो है आपका इन्फॉर्मेशन, ये अक्सर प्रधानमंत्री अपने पास ही रखते हैं। उसके बाद जो है देश के पहले होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर साथ में इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो सरदार पटेल ने अपने पास रखी। उसके बाद अगर हम देखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो आपके हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। कभी कभी इस बात को सोचता हूँ ना, बड़ा समझ में नहीं आता कि यार हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे एक मुस्लिम, और आज मुस्लिम वर्ग शिक्षा में सबसे पीछे। थोड़ा समझो यार, एजुकेशन से भी बड़ी कोई पावर है क्या? नॉलेज से भी कोई बड़ी पावर है क्या? पहले एजुकेशन लो, फिर एजुकेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो भी इसे पिएगा दहाड़ेगा। नॉलेज इज ए लिबरेटिंग फोर्स, आपको लिबरेट करेगा ये उन सारी गुलामियों से। मानसिक तौर पे तो खैर आपके किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, कम से कम ये तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मिलती है शिक्षा से, ज्ञान से, और खासकर ज्ञान से। इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज, बट वो बेसिकली एजुकेशन से ही डेवलप होता है नॉलेज। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि एजुकेशन देन नॉलेज। बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है आपके हमारे जो पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे वो सरदार बलदेव सिंह रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री राजकुमारी अमृत कौर को मिला। उसके बाद जो है फाइनेंस जो है वो आर.के. शेमुगम चेट्टी को मिला। रेलवे जो है वो आपका डॉक्टर जॉन मैथाई को मिला। उसके बाद जो है आपका आई विल से लेबर मिनिस्ट्री जो है वो जगजीवन राम को मिला। उसके बाद अगर हम देखेंगे आपका जो है इंडस्ट्री एंड सप्लाईज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित नेहरू की बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कैबिनेट में। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मैं जो करने जा रहा हूँ ना, मैं देश बनाने जा रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाने जा रहा, मैं कैबिनेट बनाने नहीं जा रहा, मैं देश बनाने जा रहा हूँ। तो जो असहमति का भाव था वो सिर्फ मतभेद था, मनभेद नहीं था। हो सकता है कि वैचारिक तौर पे इन दोनों के अंदर भिन्नता हो,
लेकिन राष्ट्रीय तौर पे या देशभक्ति के मामले में ये बिल्कुल अभिन्न थे। इनके अंदर देशभक्ति को लेकर दोनों में वो जुनून था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के मुखर्जी के ऊपर मैंने एक बार कविता लिखी, मेरे को एक ऑफ़र आया था कि आपको सुनानी है, तब मैं एक्टिव था। जब मैंने लिख दी, मैं 3-4 दिन तक लगातार जग के लिखता रहा और जैसे ही मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी, उसके बाद मुझे आगे से फ़ोन आता है कि सर जी बारिश आ गई है इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मेरा मन कर रहा था ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह इसको कश्मीर में घुस के मारूंगा लेकिन फिर मैंने कहा हिंसा टीचरों पे शोभा नहीं देता मैंने इसलिए छोड़ दिया। मैं छोड़ो कोई बात नहीं कहा यार हद होगी। मतलब एक मन था कि यार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बोलने का मौका मिला है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, बंगाल जो आज बचा कुछ हमारे पास है ना वो भी नहीं होता। कभी सुनाने का मौका मिलता है तो चलो यार, नहीं हो पाया। तो उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिला और आपका जो है रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन मिला, CH भाभा को जो है आपका कॉमर्स मिला, वर्क्स माइंस पावर जो है VN गडगिल को मिला। और उसके बाद और कोई भी बच गया था क्या? हेल्थ पता ही आपको राजकुमारी अमृत कौर को मिला। और इस तरह से हमारी कैबिनेट तैयार हो गई और यहाँ से जो है फाइनली हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किया।